प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया इसनो, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर फिर इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले 2 रोज में पाकिस्तान में हो सकते हैं। सहाफ़ियों को अगले 2 दिन पाकिस्तान में ही रुकने का मशवरा। क्या पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते की सबसे अहम सफारती मेज़बानी करने जा रहा है? उधर चीन ने भी मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 निकाती लाया अमल पेश कर दिया। चीनी सदर का खुदमुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून, पुरअमन बकाए बाहिमी और तरक्की और सलामती में तवाज़ुन पर जोर। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की तंबीह, जारहाना इक़दामात, बहरी नाकाबंदी और गैर ज़रूरी बयानात खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ में भी नई पेशरफ्त। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 4 जहाज गुजर गए। सवाल यह है कि समंदरी दबाव की अमरीकी हिकमत अमली कितनी मौसर है। मिफ्ता इस्माइल ने डीजल कीमतों के तयन के लिए नया फॉर्मूला पेश कर दिया। मौजूदा फॉर्मूला सारिफीन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल रहा है और हकीकी लागत के मुताबिक डीजल बहुत कम निर्ख दस्तयाब हो सकता है। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, ये एक दोबारा से पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ टॉक्स, सेंटर ऑफ डिस्कशन, और पाकिस्तान का जो रोल है ओवरऑल वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। ट्रंप एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कितना की एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से निकल आएगी और क्या जंग रुक जाएगी? मुझे क्या लगना, जब प्रेसिडेंट ट्रंप द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन और एंड द रेलेवेंट पर्सन एक्सक्यूज मी, वो कह दें कि 2 दिन के अंदर पाकिस्तान में दोबारा बातचीत मुज़ाकरात होने का इम्कान हो सकता है, तो फिर पीछे क्या रह जाती है कि न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर उनका जो टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है मगर बड़ी आहिस्ता हो रही है और हो सकता है कि जो है कुछ अरसे बाद यूरोप में नेगोशिएशंस हों। उन्होंने फिर दोबारा एक टेलीफोन दोबारा उसी न्यूयॉर्क पोस्ट को किया गया और दुरुस्तगी की। उन्होंने कहा नहीं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस बात का इम्कान हो सकता है कि 2 दिन के अंदर वहाँ दोबारा मुज़ाकरात हों। और उनका जी इसलिए पाकिस्तान तो यूरोप का जो पहले उन्होंने कहा था होने का, उसने कहा किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है और इस बात में भी ये हमारा एजाज़ भी है, हमारी अहमियत भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना, उनका ऑल्सो कि आपको वहाँ होना चाहिए बिकॉज फील्ड मार्शल इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। सो फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की। साथ में उन्होंने जो एक और बात कही कि मुझे जो बताया गया, उनसे पूछा गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी हुई है कि बातचीत ऑलमोस्ट मुकम्मल होने जा रही थी, इस बात पे रुक गई कि अमेरिका का ये कहना था कि आप मज़ीद अफसूदगी, याद रहे कि पहले 60% जो है ना एनरिच्ड वो कर चुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी मज़ीद अफसूदगी अब 20 साल तक नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल कि ईरानी 5 साल तक के लिए मज़ीद अफसूदगी के लिए मान गए थे। तो इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे ये, उनसे ही पूछा गया ये ऐसा क्या इस्तातुल इस बात पे हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई कि ये 20 साल की भी क्यों, न्यूक्लियर बम वो बिल्कुल भी बना नहीं सकते। अब न्यूक्लियर बम बनाने में और जो यूरेनियम की अफसूदगी में फ़र्क है। ईरानियंस का हमेशा से ये कहना है, उनके यहाँ वैसे ही जो है इमाम ख़मीनी के ज़माने से ये फतवा है कि वो न्यूक्लियर बम जो है बनाना ही गैर इस्लामी है। तो वो उन्होंने कभी भी नहीं क्लेम किया कि हम जो है न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, इस बात पे तो वो मान जाएंगे। मगर ये अफसूदगी का कि जी कितने साल तक के लिए रुकने का, ये एक टेक्निकल मामला है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इसको पूरी तरीके से वेल ब्रीफ्ड नहीं थे, या बहरहाल अब इसमें काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर 2 दिन में यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या ये किस लेवल पे होंगे। हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि अभी क्योंकि पहले हाईएस्ट लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और ईरान के स्पीकर भी आए और वजीर ख़ारजा भी आए, इस दफ़ा हो सकता है छोटे लेवल पे हो
और इस बात का भी इम्कान है कि इस वक्त भी किसी लेवल के ऊपर शायद कहीं ना कहीं बातचीत चल रही हो, और कुछ लोग हो सकता है अमेरिका के डेलीगेशन में भी रुक गए हों और ईरान के उसमें भी रुक गए हों। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी है कि बातचीत अभी चल रही है मगर स्लो चल रही है। तो डायरेक्ट नेगोशिएशंस जो हैं उन्होंने कहा वो 2 दिन के अंदर जो है वो फिर इस्लामाबाद में हो सकते हैं। सो हो सकता है इनिशियल लेवल पे हो। हाँ, इस बात का भी इम्कान है कि अगर ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है और ऐसा लगे कि जी ये बिल्कुल दोनों तरफ में कोई बड़ा किस्म का एग्रीमेंट हो गया है, तो ये भी हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसका क्रेडिट वो खुद लेने आए, वो खुद आ जाए और उधर से जो है ईरानी सदर को फिर उस सूरत में शायद इम्कान होगा उनके आने का। तो ये इस तरह का भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके उसके अंदर जो अब काफ़ी सारी जो इतलाएँ छप गई हुई हैं उधर के अखबारात में, कुछ इंटरव्यू ईरानियों की तरफ से आए हैं कि वो एक बात ऑलमोस्ट बात हो गई थी, फिर कुछ फ़ोन आए लास्ट मिनट पे, और ये बयान नेतन्याहू ने क्लेम कर दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनको जहाज़ के अंदर से फ़ोन किया, और वो ये भी कहते रहे कि अमेरिका से मुझे रिपोर्ट किया जाता है, डेली ब्रीफ किया जाता है कि एज ए वो उनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो पहले जो कैंसिल होने में अब इसमें किसका क्या कसूर था कि कोई प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट थे, याद रहे कि उनका पहले एक बड़ा ही मुस्बत रोल रहा है कि इस जंग को ख़त्म करवाने में वो नाकदीन में से थे कि हमें अमेरिका को इसराइल ने और नेतन्याहू ने मिसलीड किया है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपी हैं कि उन्होंने इस बात पे एक दफ़ा नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में सरजनिश भी की कि हमें मिसलीड किया गया है। तो उनके लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट कैंडिडेट भी हो सकते हैं अमेरिका के, तो रिपब्लिकन पार्टी के, उनके लिए भी ये भी एक था कि ये इसका अब ये क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है तो उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि वो इसका मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये 1-2 जगह ये भी अमेरिकन प्रेस में छपा है कि जो जेडी वैंस डिप्लोमेट जो हैं वो ये मुज़ाकरात हार गए, मगर जेडी वैंस दी पॉलिटिशियन भी है, वो जीत गए कि उन्होंने कहा कि अगर ये इन टर्म्स ऐसी टर्म्स के ऊपर ये ख़त्म होता है जो कि अमेरिका की आवाम को पसंद ना आए या अटैक आए कि जनाब आपने ये सरेंडर किया है, तो वो इसका मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है। सो ये भी काफ़ी सारे सवालात हैं, डिपेंड करता है आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि बड़े ही क्रूशल है, क्योंकि ये जो 2 दिन की बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं कि दोबारा बातचीत शुरू हुई, क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन पर प्रेशर मज़ीद बढ़ गया है कि इस वक्त जो है उनके ऊपर एक तो डोमेस्टिक प्रेशर है, ख़ास तौर पे उनका जो पोप के मतलब उन्होंने जो कलमात कहे हैं, उनको ये कहा है कि वो कमज़ोर आदमी हैं और वो जराइम पेशा क्राइम के ऊपर भी कमज़ोर हैं, उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। और फिर उन्होंने जो एक अपनी मसीहाई तस्वीर लगवाई और बाद में डिलीट कर दी, तो अमेरिका के अंदर भी और दुनिया भर में उसका एक बड़ा रिएक्शन आया है। याद रहे कि 1.4 बिलियन कैथलिक्स हैं, तो ये दुनिया भर में उसका रिएक्शन आया, और इस तरह की बात भी जा रही है कि 25th अमेंडमेंट उनको जो इस बात पे हटाने की भी कोशिश की जा सकती है कि उनके दिमाग में कोई खलल है। सो ये प्रेशर भी उन पे है। दूसरा एक एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ कोर्स है कि खलीज के अंदर वो जो ब्लॉकेड थी, ये इतलाएँ आई हैं, एक तो चीन का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया है कि जनाब ये ऐसा नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। 4 निकाती उनकी भी तनकीद आई है, और साथ में उन्होंने एक तो उनके टैंकर गुजरवा लिया है, और बताया जा रहा है मुख्तलिफ खबरों में कि शायद 4 टैंकर गुजर भी गए हैं। सो वो इम्प्लीमेंट ब्लॉकेट को नहीं कर पा रहे। सो ये बड़ी अहम खबरें चल रही हैं। जी बिल्कुल अहम खबरें चल रही हैं, और हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अपोजिशन रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर जी बहुत मिफ्ता, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इस अहम दिन पे वक्त निकाला। मैं आपसे बिल्कुल पाकिस्तान का और एनर्जी के मसाइल और इकानमी के ऊपर भी बात करूँगा, मगर ये बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है कि दोबारा ये इस बात का इम्कान हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका की गुफ्तगू जो है डायरेक्ट टॉक्स शुरू हो जाए। इसके ऊपर क्या आप कहेंगे, कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इसके क्या असरात होंगे? सर, ये अल्लाह की मेहरबानी से एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की जो है सिफारतकारी की और हमारे जो फील्ड मार्शल की वो चल रही है।
आज न्यूयॉर्क पोस्ट के अखबार में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ की है। थोड़ी देर पहले उनके अखबार में आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की बहुत तारीफ़ की और कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो ये इसका एक, अगर ये अमरीकी भी वक्त आएगा, ईरानी वक्त भी आएगा, और अगर अल्लाह करे हो जाए, मुआहिदा नहीं भी होता तो भी हमारी तो कामयाबी है, और अगर हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से न सिर्फ हमारी कामयाबी है बल्कि पूरे खत्ते की, पूरे दुनिया की कामयाबी है। और वो जो हिंदुस्तानी एनालिस्ट सारा दिन पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये नाकाम हो जाए, उनकी भी कामयाबी होगी, उनको भी सस्ता तेल मिलेगा, उनको भी LPG मिलेगी, उनके यहाँ भी मसाइल ख़त्म होंगे। तो ये दुनिया भर का फ़ायदा होगा इससे। ये दुनिया भर का तो होगा, पर लेट्स से कि बेस्ट के सिनारियो लेके ये बड़ी जल्दी दिनों में और हफ्ते में ये अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। पर ऑलरेडी जो कि खलीज के ममालिक के अंदर नुकसानात हो चुका हुआ है, LNG के प्लांट्स को और भी बाकी प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, और बताया जाता है कि उसमें हफ्ते और महीने भी लग जाएंगे सप्लाईज को दोबारा बहाल होने में। तो हमें जो है, हमें हमारी इकोनॉमी को देखते हुए क्या चीज़ें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है? देखिए आमिर भाई, पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों को अब ये पता चला है कि कितना ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है लाहौर शहर में और दीगर पाकिस्तान के शहरों में और देहातों में। तो लोड शेडिंग काफ़ी बढ़ गई है। गैस की एक तो पहले ही किल्लत थी और गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, अब घरों में एकदम गैस नहीं आ रही, तो ख़वातीन को खाना पकाने वगैरह में भी बहुत तकलीफ़ आ रही है। हमको अब ये कि बिजली के महकमे को एक प्लान करना चाहिए, और ये जो कोयले से बिजली बना सकते हैं हम, और वहाँ पर इतने सारे प्लांट्स हैं, पावर प्लांट, जिसकी मैं और आप कैपेसिटी रोज़ भर ही रहे होते हैं, तो कम से कम उन पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करें और ये लोड शेडिंग इतनी ना की जाए जितनी कि लोड शेडिंग आजकल हो रही है 8 घंटे 6 घंटे की। तो कम से कम ये एक हुकूमत को पहले काम करना चाहिए। दूसरी जो हम काफ़ी अरसे से मैं और शायद अब्बासी साहब गुजारिश कर रहे हैं कि आप सही कर लें फार्मूले को। ये फार्मूला अब जंग के बाद आउटडेटेड हो गया है, जिससे हम डीजल और पेट्रोल की प्राइस करते हैं, तो उससे भी कमी आ सकती है। मेरे ख्याल से 50-60 रुपए यहाँ से डीजल की और कमी आ सकती है, इसी मतलब पिछली प्राइस रहे, और अब क्योंकि प्राइस दुनिया में गिर रही है तो 100 रुपए तक की कमी आ सकती है। तो हमारी कोशिश है कि डीजल और आपने पहले भी निशानदेही की थी कि जो इतना महंगा डीजल बिक रहा है उसके अंदर ऑयल कंपनीज बहुत ज़्यादा माल बना रही हैं। अब आपने मज़ीद जो इस फार्मूले के, डीजल के ख़ास तौर पे फार्मूले के हवाले से एक नया फार्मूला दिया है कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सकती। ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज़ अपने अल्फाज में। देखिए, आसान से ये समझ लें कि आमिर भाई, पाकिस्तान में 70% पिछले महीने में डीजल बना था। इस महीने में तो अब तक डीजल इंपोर्ट ही नहीं हुआ, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पिछले महीने इतना होल्ड करके लोगों ने रख लिया था, पेट्रोल पंप वालों ने और मार्केटिंग कंपनी वालों ने वगैरह वगैरह। अब जब हमारे पास 70% डीजल अपना हो और सिर्फ 30% बाहर से लेते हों, और 70% जो है वो 350 रुपये का हो या 325 रुपये का हो, और 30% जो है वो 500 रुपये का है, तो कीमत 325 के करीब होनी चाहिए या 500 की। हुकूमत 500 के ऊपर कीमत दे रही थी। हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई 70% डीजल यहाँ बनता है, क्रूड ऑयल जो महंगा इंपोर्ट कर रहे हो उसको बना के बाद भी 325 रुपये का पड़ता है, तो 500 रुपये तुम किस हिसाब से प्राइस दे रहे हो? तुम इसकी वेटेड एवरेज निकाल के प्राइस कर दो, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट कर दो। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी समझदारी की बात नहीं है, ये बड़ी आसान है। लेकिन आपके आधे ओगरा के लोग और कुछ वजारत के कुछ लोग जो है ना, वो सिर्फ ब्रीफ लेके घूमते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की और ऑयल रिफाइनरीज की। उनके पास मिफ्ता इस्माइल की और आमिर मतीन की ब्रीफ नहीं होती है, काम कंज्यूमर की ब्रीफ नहीं होती है कि यार कंज्यूमर जो है, वो फार्मर जो इस वक्त जो वीट हार्वेस्टिंग कर रहा है पंजाब में, सिंध में, और वो एकदम फुल ब्लूम पे चली हुई है, और उसको थ्रेशर्स चलाने, हार्वेस्टर्स चलाने, उसको डीजल आप 300 की जगह 500 रुपए का दे रहे हैं। तो आपको ये, तो उसकी आवाज़ भी पहुंचती है अवान इख्तिदार में कि यार वो फार्मर बढ़ रहा है, और जब वो फार्मर को महंगा मिलेगा तो जाहिर है कि सारी चेन महंगी होगी, इवेंचुअली आपको आटा भी महंगा मिलेगा। तो मतलब ये, और आप क्या कह रहे हैं कि ये अकल की कमी है या बीच में कुछ स्टेक होल्डर्स मिले हुए हैं? पंजाबी में तो खैर वो मुहावरा नहीं मैं करवाना चाह रहा मगर यहाँ पे लोगों की कनाइवेंस है और माली फायदा, जिसकी वजह से ये अवाम को टिका लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं इदारों में जो कि जाहिर है कि जिनके पास उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारा दिन देखे ना, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाला है, वो सारा दिन इस्लामाबाद के चक्कर लगा सकता है और उनको लॉबी कर सकता है। लेकिन आम एक सारिफ तो नहीं कर सकता, एक किसान उठ के मतलब मंडी बाउद्दीन से तो नहीं जा सकता जात के बात करने के लिए, एक मिसाल है।
तो उसको उनकी सुनवाई ज़्यादा होती है। मैं किसी ना किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 7 मार्च से जिस दिन से उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई थी आधे पीरियड में बगैर किसी जवाब के, जिस दिन उनको टैक्स बढ़ा देना चाहिए था, उस दिन से लेकर अब तक जब भी कोई फैसला हुआ है तो उसमें हमेशा जो है वो तेल की कंपनियों को और तेल बनाने वालों, तेल रिफाइन करने वालों को और बेचने वालों को ज़्यादा सबकत मिली है, हुकूमत से ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है और कंज्यूमर को कम मिली है। तो हम कंज्यूमर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई खुदारा उनका भी कुछ हल कर दो। ये बिजली का जो लोड शेडिंग है बताया जा रहा है, शहरों में तो 2-2.5 घंटे तक है और कई शहरों में जो है 6-6, 7-7 घंटे और किसी जगह 10-10, 12-12 घंटे भी देहाती इलाकों में ये हो रही है। तो ये जो लोड शेडिंग है, कुछ तो चलें समझ आ गई कि एलएनजी नहीं आ रही तो वो प्लांट्स बंद हैं, चलें पेट्रोल भी मान लिया कि जनाब वो भी जो कोई थर्मल है उसकी भी कमी हो रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से जो पॉलिसी की गलतियां, हिकमत अमली की गलतियां हैं, वो क्या हैं? देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके पास एलएनजी के प्लांट्स थे और आपके पास कोयले के प्लांट्स थे। कोयले के प्लांट्स को आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे थे बंद रखने का, ठीक है, आप मतलब 1 यूनिट नहीं बनाते थे वो लोग और आप अरबों रुपए उनको देते थे और उनको हर वक्त रेडी होना चाहिए, उनके पास हर वक्त कोयला मौजूद होना चाहिए कि जब हम कहें तब वो दे सकें। इसी कंडीशन पे हम उनको कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतने लोड शेडिंग की क्या जरूरत पड़ गई अचानक आपको। आप कोयले के प्लांट्स फायर करवा दीजिए, मतलब कोयले के प्लांट्स चलवा दीजिए अगर आपके पास एलएनजी नहीं है तो। दूसरा, आप इतने अरसे से कह रहे थे कि एलएनजी ज़्यादा हो गई है हमारे पास तो लोकल गैस को सप्रेस कर रहे हैं, तो लोकल गैस जो सप्रेस की थी वो दे दीजिए आप एलएनजी की जगह, तो वो पावर प्लांट्स चल जाते हैं और वो तो आपको कुछ घंटे चलाने हैं पावर प्लांट्स, क्योंकि बाकी तो कोल कवर कर लेगा। लेकिन जहां आपके ट्रांसमिशन की केबलिंग में आपने गलती करी है और ट्रांसमिशन केबल आपने नहीं लगा सके हैं तो आप पूरा एवैक्यूएट नहीं कर सकते पावर, वहां पे आप गैस से बिजली चला दें या पीक डिमांड के अंदर। इस वक्त तो डिमांड 8-9 हज़ार मेगावाट है, ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरमियान में इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि रेलवे के दरमियान और जो है इन कंपनीज के दरमियान सप्लाई, कोयले की सप्लाई का तरसील के कुछ वहाँ पे मामला वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्या ऐसे ही है या ये कोताही है कि उन्होंने स्टोरेज नहीं रखी हुई थी अपनी कोयले की कि जी क्योंकि हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है तो चल रहा है मामला? देखिए आमिर भाई, ये जंग को भी 1 महीना 45 दिन चली है। जो एलएनजी के प्लांट्स जब से डैमेज हुए हैं कतर में, उसको भी महीना हो गया तकरीबन जब से इन्होंने फोर्स मेजोर कर दिया। तो अगर कोयला इनके पास इतना नहीं भी था तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। कुछ तो अफगानिस्तान से कोयला आता है, कुछ थरकोल के प्लांट्स हैं। मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं मतलब आई हैव टू लुक इनटू इट एग्जैक्टली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बिजली की लोड शेडिंग अचानक 2-3 दिनों में क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि 2-3 दिन से तो गैस की कमी नहीं हुई, गैस तो काफ़ी अरसे से कम था। और जब मेरी बात हुई थी वजारत में तो ये कह रहे थे कि हमको तो सिर्फ 2 कार्गो की शॉर्टेज है, तो 2 कार्गो की शॉर्टेज से इतनी शॉर्टेज तो नहीं होनी चाहिए, वो कोल से कवर कर सकते थे। सो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कहीं प्लानिंग का फुकदान है या कोई भूल चूक हो गई है इनसे, इन्होंने मतलब कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दी है जिसकी वजह से इतनी लोड शेडिंग हो रही है। कुछ गलती है इसके अंदर कोई प्लानिंग की। अब जाहिर है वो हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि हमसे गलती हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है, नहीं तो टेक्निकली कोई रीज़न नहीं है इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग का। मुझे एक और चीज़ समझाइएगा कि मैं ये काफ़ी लोगों से पूछ चुका हूँ मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। आप सबसे शायद मुनासिब आदमी होंगे इसका जवाब देने में कि कतर ने और भी कई मुल्कों ने ये जंग की वजह से फोर्स मेजोर कर दिया कि जनाब हम जो है ना हमारे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हम उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि ये नागहानी हालात हैं। तो पाकिस्तान हम जो है ये हमारी ये जो आईपीपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें एक हर कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर की एक कंडीशन तो होती है, हम उसको नहीं लागू कर सकते? सर एक तो फोर्स मेजोर अमूमन एक्ट ऑफ गॉड होता है या कोई वॉर हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप किससे करेंगे फोर्स मेजोर? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान 400 या 450 अरब रुपया देता है, हुकूमत पाकिस्तान देता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जिससे पावर प्लांट्स लगाएं चाइना से, ठीक है, कर्ज लेकर और दीगर इन्वेस्टमेंट लाके। तो क्या हम अपने आप से करेंगे? 4 आपके पावर प्लांट्स हैं, बिक्की, बलोकी, हवेली, बहादुर शाह और जो रहीम यार खान के पास तिरमू में है,
ये 4 प्लांट्स जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के या वफाक के, आप इनके साथ करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्लांट्स हैं कि बाहर एक जंग हो गई है और जंग की वजह से फोर्स मेजोर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है, सो डाउन द लाइन हम भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि जंग के नागानी हालात की वजह से हमें ये सप्लाई नहीं आ रही, तो हम आगे पैसा नहीं मिल रहा तो आपको भी नीचे नहीं दे सकते। देखिए सर, जो प्राइवेट प्लांट्स हैं ना, वो जो पुराने लगे हुए थे जनरल मुशर्रफ साहब के पॉलिसी के तहत, जो कि 2012 तक लगे थे, या जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में 1994 में लगे या उसके बाद लगे, 14-15 वालों की बात कर रहा हूँ। 14-15 वाले जो प्लांट्स हैं ना सर, वो जो प्राइवेट सेक्टर के वो सारे चाइनीज़ हैं, 1-2 के छोड़ के। तो अब चाइनीज़ के साथ आप ये नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मतलब ये कि चाइनीज़ हुकूमत या चाइनीज़ हुकूमत की कंपनियां थी, चाहे वो शंघाई पावर हो या पावर चाइना हो या वो कंपनियां हो, और चाइना वो कंट्री है जिसने अभी आपको $4 बिलियन का एक डिपॉजिट दिया हुआ है। चाइना वो मुल्क है जो जब भी आपको कर्ज चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये लीगली ये कंडीशन होती नहीं है, तो मतलब चाइना के साथ भी अगर लीगल आप फोर्स मेजोर तो कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्स मेजोर मींस एक्ट ऑफ गॉड है, आप वो कभी भी कह सकते हैं। लेकिन आप चाइना से इस पोजीशन में नहीं है कि तो ये आप कह रहे हैं ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये कोई उस तरह टेक्निकल मामला या लीगल मामला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब ये क्योंकि लोड शेडिंग एक बहुत ज़्यादा एक इशू बन गया है, लोड शेडिंग से फिर ये होता है पहले ही इकोनॉमी के बुरे हालात हैं और जो है कोई मामला ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो ओवरऑल अब नेक्स्ट चंद हफ्तों में जो है पूरी दुनिया के अंदर, आज मैं देख रहा था इकोनॉमिक आउटलुक भी आ गया है कि दुनिया की जो अंडरस्टैंडेबल रीजंस के साथ आउटपुट भी कम हो रही है, तो हमें किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए आम आदमी को? सर देखें, आम आदमी को इस महीने भी मेरा ये ख्याल है कि 9 से 11% महंगाई होगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, और अगले महीने शायद इससे भी ज़्यादा हो, मई में 12% से ज़्यादा महंगाई होगी मेरे ख्याल से। इसको रिएक्शन को देखते हुए और IMF के प्रेशर की वजह से स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद भी बढ़ाएगा। जब महंगाई बढ़ जाएगी और शरह सूद बढ़ जाएगी, मईशत स्लो हो जाएगी, तो जो हमारे बच्चे नौकरी वैसे ही ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है, उनको मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और नौकरियाँ और कम हो जाएंगी। पहले दिनों में ये था कि हम कुछ नौकरियां यहाँ पे देते थे और कुछ हमारे बच्चे जो है वो वतन पार चले जाते थे, दुबई, UAE और सऊदी वगैरह में नौकरी करते थे। अब मिडल ईस्ट में कुछ ममालिक से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे और कुछ ममालिक में वैसे ही थोड़ी सी कोई माशी सुस्तगी आएगी या मईशत स्लो हो जाएगी उधर, तो हमारी जो नए लड़के जिनको नौकरी मिलती थी उसको ज़रा सा मसला हो जाएगा। तो जो रेमिटेंस में बढ़ोतरी आ रही थी, अच्छी स्पीड से रेमिटेंस बढ़ रहा था, वो नहीं बढ़ेगा। साथ साथ आपकी कुछ बरामदात भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो मिडल ईस्ट आप माल भेज रहे थे वो भी कम होगा, और क्योंकि सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस आ रही है अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे यहाँ नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, तो थोड़ी सी आपकी मईशत जो है वो स्लो हो जाएगी और उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी स्लो हो जाएगा आपका। और दुनिया भर के दूसरे ममालिक भी अगर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन या इकोनॉमिक रिसेशंस देख रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपकी, यूरोप हुआ या अमेरिका हुआ, वहाँ पे भी आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी। सो पाकिस्तान, बिकॉज हमने अच्छे दिनों में जब पेट्रोल सस्ता था, $60 का था दुनिया में, $70 का था, हमने कोई भी बुनियादी इस्लाहात नहीं करे शहबाज साहब की हुकूमत ने, और ये 4 साल इस मुल्क के, प्रेशस मुल्क के ज़ाया करे। ना NFC अवार्ड कर सके थे, ना अब कर रहे हैं, ना कोई अखराजात कम किए, ना कोई हमने तालीम के ऊपर जोर दिया, ना कोई अपने बच्चों को ट्रेन किया, ना कोई स्किल्स दी नौजवानों को। तो ये सब हमने गलतियां की हैं, तो इसका अब हमको खमियाजा भरना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे कि अगले 6 महीने जो है वो माशी तौर पर बहुत मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आसानी करेगा, लेकिन मुझे इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। अगर दुआ करें कि जो है ईरान और अमेरिका की कोई हमारी वजह से या वैसे कोई सुलह हो जाती है, तो फिर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी खलीज के अंदर भी रिकंस्ट्रक्शन होगी। और हमें बताएं कि ईरान के साथ अगर सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, तो ना सिर्फ कि ये एनर्जी की जो है डायरेक्टली वहाँ से आ जा सकती है, और बाकी भी ट्रेड उनके थ्रू सेंट्रल एशिया, उसके क्या इम्कानात हैं? देखिए सर, जो ईरान के साथ अगर सैंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं और सऊदी और ईरान के भी एक ताल्लुकात रीजनेबल हो जाते हैं, तो जो एक चीज़ हमें करनी चाहिए वो शायद ईरान गैस पाइपलाइन को एक मरतबा फिर अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। उसके रेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक उसमें क्लॉज था कि आप उसको रीनिगोशिएट कर सकते हैं, और अब क्योंकि 13 साल हो गए तो उसको रीनिगोशिएट करना चाहिए। ईरान से अगर हम गैस ले लें तो ये LNG जो होती है, इसको आप, कतर पहले गैस लेता है, गैस निकालने के बाद इसको -168 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके इसको लिक्विफाई करता है,
फिर उसको उस टेम्परेचर पे आप शिप करते हैं और वापस आता है तो फिर आप उसको रीगैसिफाई करते हैं, तो ये बड़ा खर्चा होता है इसमें। तो अगर डायरेक्ट पाइपलाइन से गैस आ जाएगी तो वो हमको सस्ती होनी चाहिए। तो हमको एक तो ईरान से गैस का काम करना चाहिए, दूसरा ईरान से हम अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईरान जो है वो बड़ा सब्सटेंशियल मुल्क है, वो अफगानिस्तान की तरह नहीं है, इससे हमारा बहुत बिजनेस हो सकता है और जिसकी वजह से हमारे कोस्टल एरियाज बलूचिस्तान वगैरह जो है वो भी अच्छे हो सकते हैं, सरहद के एरिया। जहाँ तक सेंट्रल एशिया की ट्रेडिंग का ताल्लुक है तो सीरियसली देखें, जो असल रास्ता है ना वो अफगानिस्तान के थ्रू है, और जब तक कि ये तालिबान जो है वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं आते, वो काम जरा सा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो भी कुछ बेहतरी आएगी उसके अंदर। ईरान के थ्रू कर सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली हो जाता है लैंड रूट। तो अगर ट्रेड आपका सेंट्रल एशिया से ट्रेड होगा तो वो अफगानिस्तान के मरून मिन्नत हैं। और इसके साथ आपने जो अभी जिक्र भी किया कि सऊदी अरेबिया और ईरान का भी कुछ डेटा होता है और हमारा भी उसके अंदर कोई रोल होता है। तो सऊदी अरेबिया ने अभी तक मेरा ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, कतर और सऊदी अरेबिया से जो $5 बिलियन जो हमें मिल रहा है, मज़ीद क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए आमिर भाई, ये जो पैसे डिपॉजिट के यूएई के भी थे ना, ये वफाक को भी उन्होंने कर्ज नहीं दिया हुआ था, हुकूमत को, ये स्टेट बैंक को दिया हुआ था। ये सिर्फ डॉलर आके डिपॉजिट करा हुआ था कि किसी को लगे कि यार इनके पास डॉलर पड़े हुए हैं। ये सिर्फ दिखावे के डॉलर्स थे, चाहे सऊदी अरब के भी आएंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ना, जो दुनिया भर के लैंडर्स और बैंकर्स देखते हैं, वो हमारा वो लेवल नहीं देखते, वो देखते हैं कि इनका फ्लो कैसा है। स्टॉक नहीं देखते। स्टॉक हमारा 18 बिलियन का हो तो भी बहुत कम है, और अगर 18 से करके 15 हो जाता है वो भी बहुत कम है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान का 600-700 अरब डॉलर है, तो 18 बिलियन या 20 बिलियन कोई शो मारने की बात नहीं है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। लेकिन ये देखना है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट स्टेट बैंक कंट्रोल करती है और हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस जो है और रीपेमेंट जो है वो सब बैलेंस होती हैं, हम उसमें ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, तो दुनिया जो है ना वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगी कि पाकिस्तान इज़ इम्प्रूविंग एंड पाकिस्तान इज़ हीलिंग। लेकिन अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खुल गया कि आपके इंपोर्ट बढ़ गए, तेल का इंपोर्ट महंगा हो गया, आपके और इंपोर्ट्स आना शुरू हो गए, आपकी रेमिटेंस कम हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, और आपका ये गैप खुल गया, तो फिर इसका मतलब ये कि बर्तन में जितना भी पानी हो, नीचे से छेद पड़ा होगा ना सर, तो जितना भी पानी होगा निकल जाएगा। So what we really now need to concentrate on is not really the level of state bank reserves, जो ऊपर हो गया नीचे हो गया कोई बात नहीं, 3 अरब से वो हमको दे देना चाहिए वापस। लेकिन हमको कंसंट्रेट करना चाहिए कि अपने करंट अकाउंट को रोक के रखें, करंट अकाउंट के अंदर हम पॉजिटिव रहें, ताकि लोगों को ये लगे कि यार पाकिस्तान इज सीरियस इन इट्स बिल्डिंग इट्स रिजर्व रादर देन डिप्लीटिंग इट्स रिजर्व्स। करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ जो फिजिकल डेफिसिट जो है उसके लिए तो आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किल, जिस तरह आपने कहा 6 माह में कुछ मुश्किलात होंगी और बाकी इश्यूज भी रहेगा। कम से कम एक्सपेंडिचर साइड पे दोनों साइड से है ना, कि एक आपकी आमदनी है, एक आपका खर्चा है, तो आपने अगर खर्चे ही कम कर लिए जाएं तो उससे फ़र्क पड़ता है। सर ये जो आपने बात की ना आमिर भाई, पाकिस्तान की बका इसी में है कि वफाक और सूबे अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें। इसके बगैर कोई बका नहीं है। आप मजीद टैक्स नहीं ले सकते, मजीद टैक्स रेट्स नहीं बढ़ा सकते। आप कंपनियों पर 60% और सैलरी क्लास पे 40% टैक्स लगा चुके हैं, आपने उनको मार डाला है। अब आप मजीद टैक्स नहीं ले सकते, आपको अखराजात कम करने पड़ेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, 500 अरब रुपया PSDP में वफाक के कम कर दें, 4000 अरब रुपया वफाक और सूबे मिला के PSDP पे खर्च करते हैं। इसमें से अगर आप 2000 अरब रुपया भी काट लें तो आपके आधे से ज़्यादा मसाइल कम हो जाते हैं, और इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखें NFC अवार्ड करना लाजमी है पाकिस्तान के लिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है कि NFC अवार्ड हो। और ये शहबाज साहब की हुकूमत को 4 साल हो गए, इस इलेक्शन के बाद 2 साल हो गए, ये नहीं कर पाए हैं। और अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा फेलियर होगा और ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। लास्टली इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, नकवी साहब ने, ये आज उनका एक बयान है कि जो पिछले 3 साल में 100 अरब डॉलर जो है ना यहाँ से बाहर गया है, तो मैं 2 बजे कराची से उठाऊंगा, तो ये उसके बाद 10 बिलियन डॉलर जो है ना आप लोग खुद ही ले आए तो बेहतर है। क्या कहेंगे? मैं जब ये बयान सुना तो मुझे ज़रा सा डर लगा, फिर मैं उनकी जब देख रहा था वीडियो तो देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे। सच्ची बात यह है कि 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से गया नहीं 3 साल में। देखिए इसका मतलब ये है कि तकरीबन रोज का 100 मिलियन डॉलर नॉर्मली होता है। हुकूमत जो है वो इस तरह का कोई, आप मेरे जैसा आदमी को इल्ज़ाम लगाते तो हुकूमत कहती है नहीं नहीं ये गलत है। अब वो खुद वजीर है, आप कहते हैं अजरा मजाक कह रहे थे। देखिए और FI नहीं मजाक से मुराद है कि मतलब वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तो उनके कोई मतलब बिजनेसमैनों को डरा नहीं रहे थे।
डरा नहीं भी रहे थे तो कराची तो के अंदर जो उन्होंने 2 बंदे कहा ना उठाएंगे, तो वो हर बंदा दाएं बाएं देख रहा होगा कि वो उठाए जाने वाला कहीं मैं ना होगा। जी, तो डर साथ तो जाते हैं। जी मिफ्ता साहब, आप अपना कमेंट प्लीज कंप्लीट लास्ट कीजिएगा। कंप्लीट कर लीजिएगा। गुजारिश ये है कि ना 200 बिलियन डॉलर्स जब थे ना 100 बिलियन डॉलर्स गए। इतना अमीर मुल्क नहीं है पाकिस्तान। 350 बिलियन डॉलर्स की तो हमारी टोटल जीडीपी है। तो अगर नकवी साहब ये समझ रहे हैं कि 10% जीडीपी मुल्क के बाहर चले जाती है तो ये मुमकिन नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल। जरूर 10-20 बिलियन डॉलर्स गए होंगे, हो सकता है, लेकिन इतने पैसे नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता आपका हमारे लिए वक्त निकालने। जी बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे और मजीद बात करेंगे कि किन किन मरहलों से अब ये जंग गुजरती हुई नजर आ रही है और इवेंचुअली आगे आने वाले दिनों में नजर क्या आ रहा है। इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, मिफ्ता साहब के ज्वाइन करने से पहले आप बात कर रहे थे कि ट्रंप ने जो अपना एक ये भी स्टांस लिया ब्लॉकेट वाला, और वो फिर हम यही सुन रहे हैं कि वो नहीं हो सका प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट। तो ये स्टांस लिया क्यों था ट्रंप ने? वाज ही जस्ट चेंजिंग द मूड, और वो ये प्रेशर मजीद बिल्ड करना चाह रहे थे ईरान के ऊपर, एंड इवेंचुअली ही न्यू कि हमने बैठना है और मुज़ाकरात भी जाना है? ये कोई पहला उनका फैसला नहीं है जिसको समझना, जिसकी मंतक नहीं समझ आ रही। ये जंग शुरू होने की मंतक नहीं समझ आ रही और उसके बाद से इस तरह के कई फैसले हैं। मगर ये आप कह सकती हैं कि उन तमाम बड़े फैसलों में से सबसे ज़्यादा जो एक गैर मंतकी, मैं मज़का खेज़ नहीं कह रहा हूँ, मज़का खेज़ भी इसलिए है कि आप देखें वो बड़ी मीम्स बन रही हैं कि जी पहले जो है ना वो आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी, वो बंद करवा के जो है तो अब दोबारा उसको जो है ना खिलवाने की कोशिश की जा रही है। और ब्लॉकेड पहले है और ब्लॉकेड को खत्म करवाने की बजाय नई बाहर से ब्लॉकेड कर रहे हैं। एक तो ये इसकी मंतक नहीं समझ आ रही, दूसरी इसकी मंतक ये नहीं समझ आ रही कि सारा जो उनका जोर था कि 47 साल से ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, 4 साल से रूस के ऊपर सैंक्शंस थी कि वो तेल बेच नहीं सकते, मगर चूंकि तेल की कीमत को नीचे लाना था अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, यूरोप के लिए भी, अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी, तो उन्होंने कहा जी ये सैंक्शंस हम रिमूव करते हैं। सो ईरान को भी अलाउ किया गया, रूस को भी अलाउ किया गया, और उसके बावजूद 1 गैलन जो है अमेरिका के अंदर तेल जो है ना उसकी कीमत ज़्यादा है पर गैलन। अमेरिका के अंदर मुझे ये याद पड़ता है, मैं उस वक्त वहाँ अमेरिका में था जब ये पहली गल्फ वॉर हुई, तो $1 उस वक्त बढ़ा था और वहाँ पे क़यामत आ गई थी कि उनके यहाँ जब उन्होंने पूरी गाड़ी बढ़ानी होती है और हर दफ़ा क्योंकि उनके यहाँ जो है ना सुबर्बन लाइफ बड़ी है कि लोग वाशिंगटन में जो 90% लोग हैं वो सुबर्ब्स में रहते हैं, मुज़ाफ़ात में रहते हैं, तो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े लंबे लंबे सफ़र होते हैं। तो वो जब हर दफ़ा डलवाते हैं तो उनको अगर $20 ज़्यादा देना पड़ गया टैंक का, तो महीने का वो हिसाब लगाते हैं $100 अमेरिका के अंदर जब जिसका ख़र्चा बढ़ता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। $100 में पूरे महीने की ग्रोसरी आ जाती है गरीब आदमी की, तो वो उनके लिए वो बहुत, उससे फिर डॉलर जब ये इसका पाकिस्तान की तरह जब जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन। सो अमेरिका में एक तो ये सब इन्फ्लेशन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उससे सारा उनका निज़ाम बढ़ जाता है। तो इसलिए उसके बाद खुद रोक देना कि वहाँ से वो करना, एक तो उसकी मंतक नहीं समझ आती कि आप इसलिए खिलवाना चाह रहे थे, सैंक्शंस रिमूव कर रहे थे कि यहाँ से तेल आता रहे, मार्केट में तेल जाएगा तो तेल की कीमत रहेगी। एक तीसरा इसके अंदर जो अहम था इम्प्रैक्टिबिलिटी, इसकी ये प्रैक्टिकली नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, को 3 अदद के करीब जो है अमेरिकी रिटायर्ड जर्नैल वो ये कह रहे थे कि जनाब आप एक छोटी सी जो है ना 22 किलोमीटर का एक जो छोटी सी पट्टी है आबनाए हुर्मुज़ की, आप वो नहीं खिलवा पा रहे, और जो ही आप बाहर को निकलते हैं तो ये अरेबियन सी जो है ये इसकी चौड़ाई जो है वो जहाँ से एंट्री आती है वो 1000 किलोमीटर की है। सो 23 किलोमीटर तो आप 22-23 किलोमीटर तो आपसे जो है वो खुलवा नहीं पा रहे। 1000 किलोमीटर का आप कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, और वो भी ख़ास तौर पे जब आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को और जहाज़ों को ईरान के मिसाइलों की रेंज से बाहर रखना हो।
वो तकरीबन जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 1000-1500 किलोमीटर दूर ईरान के उससे है। और ये मैं नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हुए हैं कि उसके ऊपर जो हमला हुआ था वो 100 मिसाइलों में किया गया। और मैं जो ये जो कहा जा रहा है कि द एज ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर और पुरानी जो नेवल वॉरफेयर होती थी वो ख़त्म हो गई, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। याद रहे कि आप देखें जो वेस्ट की तरक्की थी वो वेस्ट की नेवल डेवलपमेंट से थी कि बरतानिया की कॉलोनाइजेशन जो शुरू हुई अमेरिका की, वो नेवी के उनके जहाज़ थे, आर्माडास थे, स्पेनिश आर्माडा, डच आर्माडा, ब्रिटिश आर्माडा, ख़ास तौर पे ब्रिटिश आर्माडा जो था उसकी सल्तनत, उनकी वजह से एम्पायर जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो पूरी, उसके मतलब कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स ऑन वो। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि 500-700 साल बाद के एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी वजह से 80 बेसिस है अमेरिका की दुनिया भर में, अब वो उसको पीछे हटना पड़ गया क्योंकि ईरान ने जो अपनी मिसाइलों की बारिश की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 100 के करीब जो है मिसाइल फेंके गए और उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है, जिस तरह कल हमारे प्रोग्राम में एडमिरल साहब समझा रहे थे कि खुद अमेरिका का मानना है कि जनाब जो उनकी जो एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस जो है वो 9 में से 10 में से 1 मिसाइल को नहीं रोक पा रही। बाद में तो जब उनके ये डिप्लीशन ऑफ जो एंटी मिसाइल वो हुई पैट्रियट्स वगैरह की, तो वो रेशियो जो है 10 में से जो है 7 गुजर के जा रहे थे। मगर ज़मीन पे जब जाती है तो वो ज़मीन बर्दाश्त कर लेती है, मगर नेवी के अंदर अगर शिप के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, चाहे वो फ्रिगेट हो, उसके ऊपर क्रूशल जगह पे अगर वो मिसाइल गिर जाए तो वो जो है समंदर बोस हो जाता है। सो इसलिए ये बहुत उनके लिए एक चेंज है। सो उसको प्रैक्टिकली करना। अच्छा अमीर साहब, इसमें थोड़ी सी ये भी समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो था वो खुला हुआ था, इस जंग के नतीजे में वो बंद होता है। अब ट्रंप ये कहते हैं कि हमारा रिलायंस भी नहीं है, हमारा वहाँ पे इतना रिलायंस नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। तो फिर डेडलॉक इस वक्त नेगोशिएशंस का बना हुआ क्यों है, पेन पॉइंट बना हुआ क्यों है, और ट्रंप की जो सारी वॉर स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अराउंड क्यों घूम रही है? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो जाहिर है कि वो इस यहाँ से इस तक से अभी 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। एक तो ये समझेंगे ये सेटलमेंट तो हो गई, ये जंग जो है इस बात का तमाम ही लोग कह रहे हैं कि दोबारा जो अमेरिका अब शायद एक्टिवली ईरान के ऊपर हमलों में शामिल ना हो। क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट होता है या नॉन नेगोशिएबल सेटलमेंट। नेगोशिएबल सेटलमेंट से मुराद ये है कि आप ये जब आप यहाँ से अमेरिका जाए, कुछ सुलह हो जाए, आपने हुर्मुज़ का भी कोई तरीक़ाकार फार्मूला निकल आए कि जनाब ये खुलेगी और आमदोरफ्त होगी, चाहे कंडीशनल, पार्शल या कॉम्प्रिहेंसिव, या बाकी मामलात भी अमेरिका ईरान के ऊपर सेंक्शंस मामलात और जो है गल्फ़ के मामलात, लेबनान का मसला, ये हल होता है। ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट। नॉन नेगोशिएटेड सेटलमेंट तो अब हो गया, अगर वो जंग में दोबारा नहीं जाते हैं तो बगैर नेगोशिएशंस के भी ये क्रेडिट पाकिस्तान का जाता है कि हमने सीज़ फायर करवाया। ऑफ कोर्स जो है अमेरिका ये चाहता था सीज़ फायर, और वो निकलना चाह रहे थे, वो उस अल्टीमेटम के ऊपर बमबारी नहीं करना सकते। अब पीछे जाके दोबारा अमेरिका के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के तमाम मुबस्सिरीन कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है दोबारा उन बेसिस के बगैर जो है अमेरिका का डायरेक्टली जंग में दाखिल होना। सो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये जो सेटलमेंट है ये नेगोशिएबल होगा या नॉन नेगोशिएबल होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर जो नेगोशिएशंस होनी है वो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जब तक नेतन्याहू और इसराइल का एक रोल है, तो ये जब तक नहीं हो रहा, इसको मंतकी तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि अब इसराइल का और नेतन्याहू का जो है ये वो सबसे बड़ी रुकावट हैं। और अगर ये ट्रंप के लिए प्रेशर जो बहुत ज़्यादा बनता है, और वो उनकी बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल एक तरफ जा सकते हैं तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। सो ये जो कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इसको बिल्कुल ही पलट दिया कि 47 साल सिर्फ ये नहीं कि सीज़ फायर करें, वो पूरे ही ईरान के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, सेंक्शंस का भी फ़ायदा कर लेते हैं। और ये मुमकिन है वो इसलिए कि ईरान जो है
काफ़ी हद तक गुंजाइश देने के लिए तैयार है। हाँ, उनकी क्या डिमांड्स हैं? उनकी हैं 4 मेन उनकी डिमांड्स हैं, कोर डिमांड्स। एक ये कि हमें गारंटी करवाई जाए कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, ये गारंटी उनको दी जा सकती है। दूसरा ये है कि सैंक्शंस हमारे ऊपर से ख़त्म की जाएं। पार्शली सैंक्शन जो है अभी हाल ही में तेल की ख़त्म कर दी गई थी कि वो तेल बेच पा रहे थे, और ये पिछले महीने में उन्होंने $850 बिलियन का, जो पिछले 1 साल में नहीं था बेचा तेल, उन्होंने ये तेल बेचा है। तो पार्शियल सैंक्शंस तो हट गई, मुकम्मल भी हट सकती हैं। फिर उनका ये न्यूक्लियर के ऊपर उनका एक बुनियादी इसके अंदर मसला है, और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कानून के तहत भी उनके यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, याद रहे कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर उनके यहाँ अमेरिका ने लगाया था शाह और ईरान के दौर में। बाद में जो है अभी रूसी उनका एक जो है नतांज जो है और बुलंदशहर के पास जो है वो रूसी एटमी रिएक्टर चला रहे हैं। सो वो कि ये उनका राइट है एटमी जो जोहरी तवानाई बनाना। सो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उसको 0% एनरिचमेंट चल जाए। इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।